टाइम था 14 मई 2021 का और जगह थी मेक्सिको, जब एक 34 साल की महिला रेना गोंसाल्वेस अपने घर पर अपने बाकी दिनों का काम सुबह सुबह काफी ज्यादा जल्दी से करने में लगी हुई थी। इसके पति ब्रूनो इस चीज को काफी अच्छे से देख सकते थे कि इसकी पत्नी हर रोज सबसे पहले तो इसी बात पर ध्यान दिया करते थे कि इसके पति पुलिस में लगे हुए हैं, तो इन्हें सुबह जॉब पर जाना हुआ करता था। तो सबसे पहले तो वो इनके जाने की तैयारी किया करते थे, लेकिन आज तो इसे पहली नजर में ही देखने पर ये बात पता चल रही है कि ये इसको तो तैयार करने में लगी ही हुई है। इसका सारा का सारा लंच वगैरह इसने तैयार कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ वो घर के काम को भी निपटा लेना चाहते थे, जिसके चलते ब्रूनो ने रैना से यही बात पूछी कि आज वो इतना जल्दबाजी में किस लिए लगी हुई है। तब जाकर रैना ने ब्रूनो को ये बात बताई कि आज वो बाजार में अपनी दुकान का सामान लेने के लिए जाने वाली है। दरअसल ब्रूनो जब अपनी जॉब पर चला जाया करता था तो पीछे से रैना का अपने पूरा का पूरा दिन घर पर मन नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपने पति को अपनी समस्या के बारे में बताया और ब्रूनो ने यही बात कही कि चलो तुम ऐसा करो, छोटी मोटी कोई ना कोई दुकान खोल लो और उसके बाद तो तुम्हारा पूरा ही दिन उस दुकान में गुजर जाएगा, तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। और इसी टाइम रैना ने एक मोबाइल शॉप खोली हुई थी। वहां पर उसने कुछ एक ऐसे कारीगरों को रखा हुआ था जो कि मोबाइल को अच्छे से संवार सकते थे, और अब उस दुकान का सामान खत्म हो चुका था, जिसके चलते रैना ने अपने पति ब्रूनो को यह बात बताई कि वो आज अपने पड़ोसी एंड्रियाज मेंडोजा के साथ वो बाजार में सामान लेने के लिए जाने वाली है। और यही बात अब उसके दिमाग में चल रही है कि जैसे ही उसके पति अपनी जॉब पर जाएंगे तो दूसरी तरफ इसका भी काम खत्म हो जाएगा, और जितने जल्दी वो लोग बाजार में जाएंगे वो लोग अपना जितना भी सामान लेना चाहते हैं उसके बाद जल्द से जल्द वापस घर पर आ जाएंगे। ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद ब्रूनो यही बात कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि ब्रूनो भी एंड्रियाज को काफी अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बंदा एक टाइम में यहाँ पर इलेक्शनों में खड़ा हुआ था और उसके बाद वो जीत भी जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी वो अपने आस पड़ोस वालों को जिन्होंने कि उसे जिताया था उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया, जबकि एक एक बंदे के साथ जाकर अगर किसी को कोई काम होता तो वो उनके साथ जाकर उनकी मदद किया करता था। और यही कारण था कि इनके यहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले लोग यही बात कहा करते थे कि ये बंदा सच में ही काफी ज्यादा अच्छा है, ये किसी की भी मदद करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। इससे पहले भी ये मीट मार्केट में काम किया करता था और उसी टाइम से इसका मदद करने का स्वभाव रहा है। काफी सारे लोग ऐसे इसके पास आया करते थे जो कि काफी ज्यादा गरीब होते, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो एंड्रियाज कभी कभार उन्हें फ्री में भी मास्क दे दिया करता था। वो लोग भी इसे काफी अच्छे से जानते थे और उसके बाद तो ये इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, जिसमें कि सारे ही लोगों ने इसे जिता दिया, लेकिन जीतने के बाद भी उसने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। और इसी तरीके से आगे इनके पड़ोसी इसे काफी ज्यादा चाहने लगते हैं। अब ये काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था। और इसी टाइम ब्रूनो के दिमाग में ये बात आती है कि अगर एंड्रियाज इसके साथ जा रहा है तो इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे भी इसकी पत्नी को छोटी मोटी मदद की जरूरत होगी वो सारी की सारी एंड्रियाज करवा देगा। ये बात सोचकर वो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रूनो शाम को वापस अपने घर पर लौटता है तो उसे ये बात पता चलती है कि इस टाइम उसके दोनों के दोनों बच्चे घर पर अकेले खेल रहे हैं। उसने जाकर ये बात पूछी कि आखिरकार तुम्हारी माँ कहाँ पर चली गई, तो दोनों ही बच्चे ये बात बोलने लगते हैं कि जब से वो स्कूल से वापस लौट कर आए हैं उनकी माँ तो यहाँ पर घर पर है ही नहीं। ब्रूनो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ पर, और उसके बाद वो उसकी दुकान पर ही जा पहुंचता है, क्योंकि उसे यही बात लग रही थी कि हो सकता है वो दोनों काफी ज्यादा शॉपिंग करके लाए होंगे। वैसे तो उन्हें दोपहर को ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक वो लोग वापस लौट कर नहीं आए हैं तो हो सकता है वो दुकान पर ही मौजूद होगी। लेकिन वहां पर जाने के बाद ब्रूनो को ये बात पता चली कि इस टाइम उनकी दुकान बंद है, और ब्रूनो उन्हें ढूंढते ढूंढते एंड्रियाज के घर पर चला जाता है। वहां पर जाकर उसने दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एंड्रियाज बाहर आ जाता है। उसने आकर ब्रूनो से यही बात पूछी कि हाँ भाई, आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आया है। तो ब्रूनो अब एंड्रियाज से यही बात पूछने लगता है कि आज उसकी पत्नी इसके साथ मिलकर मार्केट से बाजार लेने के लिए निकलने वाली थी, तो अभी तक वो वापस घर पर लौट कर नहीं आई है, क्या वो यहाँ पर एंड्रियाज के पास है। ये सारी की सारी चीजें चेक करने के लिए वो यहाँ पर आया है, और वो यही बात सोच रहा था कि अगर वो तुम्हारे पास नहीं होगी तो कम से कम तुम्हें ये बात तो पता होगी कि वो गई तो गई कहाँ पर। लेकिन एंड्रियाज इस बात से साफ इनकार कर देता है कि हाँ, उसने जाने के लिए बोला जरूर था, लेकिन वो मेरे पास आए ही नहीं। मुझे यही बात लगी कि हो सकता है उसे घर पर कुछ ना कुछ काम रहा होगा और वो आज मार्केट नहीं जाने वाली होगी। इसके अलावा मुझे कुछ
कुछ भी नहीं पता। तो अब ब्रूनो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी वाइफ ना तो घर पर है, ना दुकान पर है, और ना ही इनके जान पहचान वाले इस पड़ोसी के पास है। तो आखिरकार वो गई तो गई कहाँ पर? जिन जिन लोगों से वो पूछ सकता था उन सारे के सारे लोगों से पूछताछ कर लेने के बाद आखिरकार वो खुद पुलिस वाला था, उसने जाकर अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। जैसे ही वो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा के वापस अपने घर पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में यही बात आई कि पुलिस ऑफिसर्स एक तरफ तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी पत्नी थी, तो उसे अपने तरीके से इस केस को सोल्व करना चाहिए। जिसके चलते वो वहां पर आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन्हें चेक करना शुरू कर देता है। और उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि सुबह के टाइम जब वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था तो अपना घर का काम निपटा लेने के बाद उसकी पत्नी भी एंड्रियाज के घर की तरफ गई थी। उसके बाद वो वापस ही नहीं आई, तो जरूर वो इस टाइम भी एंड्रियाज के घर पर ही होगी। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि अगर उसकी पत्नी एंड्रियाज के घर पर है तो एंड्रियाज ने इस बात से मना क्यों किया कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। और इसी बात को जान लेने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एंड्रियाज के घर पर जा पहुंचता है। दोबारा से जाकर उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार एंड्रियाज दरवाजा खोलने के लिए तैयार था ही नहीं। वो एक खिड़की से जो कि वहां पर साइड में लगी हुई थी उससे आकर ब्रूनो से बात करना शुरू कर देता है। ब्रूनो बस यही बात कहता है कि वो अपनी पत्नी के बारे में इससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ एंड्रियाज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानता। जितना जो कुछ वो जानता था वो सारी की सारी बातें वो ऑलरेडी इसे बता चुका है। लेकिन ब्रूनो की तो पत्नी गायब हुई थी, जिसके चलते वो अब एंड्रियाज के ऊपर ही और ज्यादा दबाव बनाने लगता है कि मुझे काफी सारे और भी सवाल इस टाइम तुमसे पूछने हैं। वो उसका पड़ोसी है, उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, तो क्या एक पड़ोसी के नाते वो उसकी मदद नहीं करेगा? इस टाइम एंड्रियाज इस बात की टाल मटोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं रह पाता। और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो ब्रूनो को तो पहले से ही पता था कि उसकी पत्नी एंड्रियाज की घर की तरफ आई थी। उसके बाद वो वापस यहाँ से कभी गई ही नहीं। वो उस घर के अंदर जाकर इधर उधर देखना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे एंड्रियाज यही बात पूछ रहा था कि हाँ भाई, तू जाना कहाँ पर चाहता है? क्या चीज तुझे मुझसे पूछनी थी वो बातें मुझसे पूछ, यहाँ पर तू मेरे घर के अंदर क्यों घूम रहा है? और जब ब्रूनो एंड्रियाज के घर के अंदर घुस चुका था और उसके बाद वो वहां पर जितनी भी छानबीन कर सकता था, जैसा कि वो छानबीन कर रहा था, आप ये एक्चुअल वीडियो देख सकते हैं जो कि उसके ड्रेस में लगे हुए गोप्रो से कैप्चर हुई थी। और वहां पर पहुंचने के बाद ब्रूनो एंड्रियाज के पूरे ही घर में घूम चुका था, लेकिन उसे वहां पर अपनी पत्नी नहीं मिली। और इसी टाइम उसकी नजर एक बेसमेंट की तरफ पड़ती है जिसके अंदर से इस टाइम रोशनी बाहर आ रही थी। वहां से पास से सीढ़ियां होकर नीचे गुजर रही थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये काफी ज्यादा अच्छा था कि वो उस टाइम अपनी ड्रेस पहनकर वहां पर गया था, इसके साथ साथ अपने दोस्त को भी लेकर गया था, नहीं तो वहां पर कुछ भी हो सकता था। जैसे ही वो उस सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचता है तो यकीन मानिए एक बार तो उसका भी कलेजा उसके हाथों में आ चुका था, क्योंकि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उस बेसमेंट में पहुंचता है तो जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक टेबल रखी हुई थी। ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं थी, जबकि इसके ऊपर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी जिसके ऊपर उसकी स्किन नहीं थी। अब पूरे तरीके से मांस के चिथड़े लपटे हुए नजर आ रहे थे। पूरा का पूरा वो खून से लथपथ वहां पर टेबल पर रखी हुई थी। जैसे ही ब्रूनो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके पैरों में कुछ ना कुछ उलझ जाता है और वो जब नीचे से उस चीज को उठाता है, क्योंकि इस कमरे में ज्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने उस चीज को उठाया तो उसे ये बात पता चलती है कि ये तो किसी न किसी महिला के बाल हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ बाल नहीं, जबकि इसके ऊपर पूरी की पूरी एक इंसानी चमड़ी भी लपटी हुई थी। यानी कि खोपड़ी वहां पर रखी हुई है, दूसरे हाथ में उसने एक महिला के बालों को पकड़ रखा है, उसके फेस की पूरी स्किन को इस टाइम पकड़ रखा है। उसने अपने साथ जो कुछ भी उसके पास लाइट का जुगाड़ था वो बैटरी वगैरह जब ऑन की तो उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खोपड़ी और बालों का गुच्छा ही नहीं, जबकि एक बाल्टी के अंदर इंसानी अवशेष भी रखे हुए हैं। काफी सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेने के बाद इस बाल्टी में भरा गया होगा और कुछ एक नमक इसके ऊपर डाला गया था। ये सारी की सारी चीजें जैसे ही ब्रूनो ने अंदर जाकर
देखी उसके मुंह से उसकी चीख निकल जाती है और दूसरी तरफ एंड्रियाज अभी भी ऊपर ही था अपने घर के अंदर। इस आवाज को सुनकर वो सचेत हो जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो इस टाइम ब्रूनो का दोस्त बाहर ही था। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन एंड्रियाज इस टाइम काफी ज्यादा आगे था, जिसके चलते वहां से एक पुलिस की गाड़ी जो कि पेट्रोल के लिए निकली हुई थी उसने उसे इशारा किया और ये बात कही कि ये बंदा यहाँ से कुछ एक कांड करके भाग रहा है, वो जाकर उसे पकड़ ले। पुलिस ऑफिसर्स अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देते हैं और उसे जाकर पकड़ लेते हैं और जैसे तैसे कर मशक्कत करते हुए, क्योंकि इस टाइम एंड्रियाज लगभग 70-72 साल का था, जैसे तैसे कर वो अपने आप को फिर भी बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अपने कब्जे में लिया और वो लोग वापिस उसे यहाँ पर ले आते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तब उसने इस बात का खुलासा किया कि हाँ, जो ये खोपड़ी रखी हुई है, जो ये बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर बालों का जो गुच्छा पकड़ा हुआ है ये किसी और का नहीं जबकि रैना का ही है। ब्रूनो ने जैसे ही उसकी ये सारी बातें सुनी तो उसका तो सुनते ही काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया और वो वहीं पर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा क्राइम सीन फैला हुआ था जिसके चलते काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स फोरेंसिक टीम के साथ यहाँ पर आ पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद एक काफी ज्यादा और भी बड़ा खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि ये एंड्रियाज का पहला शिकार नहीं, जबकि इससे पहले भी इसने यहाँ पर काफी सारे शिकार किए हैं। वहां पर आसपास में जब पुलिस ने खुदाई करनी शुरू की, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आ चुकी थी, तो नीचे जमीन से काफी सारे अवशेष बाहर निकलने लगते हैं। पुलिस ने सबसे पहले तो बेसमेंट को खोदना शुरू किया, वहां से काफी सारे इंसानों के कंकाल बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा उन्होंने जाकर उनका जो घर का आंगन था उसकी खुदाई करनी शुरू कर दी, इनके किचन की खुदाई की, वहां से काफी सारे महिलाओं के अवशेष बाहर आने लगते हैं। इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स एंड्रियाज को अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं और तब जाकर एंड्रियाज ने ये बात कही कि हाँ जनाब, उसने ही रैना का कत्ल किया है। दरअसल आखिरी टाइम में वो मार्केट में कुछ एक सामान लेने के लिए जाने वाली थी, जैसा कि उसकी दुकान के लिए वो अक्सर सामान लेने के लिए जाती रहा करती थी। तो अब की बार उसने मुझसे मदद मांग ली और मुझे मदद करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके चलते मैंने भी यही बात कही कि जब उसका घर का सारा काम निपट जाए तब वो आकर मुझे बता दे, हम दोनों ही मार्केट चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने घर का काम निपटा कर उसके पास पहुंचती है तो वहां पर एंड्रियाज जब पहली नजर में रैना को देखता है तो वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है और उसके बाद वो रैना के सामने फिजिकल होने का ऑफर देता है। लेकिन रैना इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो कितनी एज का है, ये कितनी एज की है, इसकी शादी हो चुकी है, इसके घर पर इसके बच्चे हैं, आखिरकार उसने इस नजर से इसे देखा ही कैसे। वो काफी ज्यादा इस टाइम गुस्सा हो चुकी थी। जैसे तैसे कर वो उसे शांत करके वहीं पर बैठा देता है, लेकिन वो उसे नॉर्मली शांत नहीं कर रहा था। जबकि शांत करने के बाद पानी लेने के नाम से वो किचन में जाता है और वहां से चाकू लाकर यहाँ पर रैना के गले पर वो चाकू मार डालता है और उसके बाद वो उसके साथ दरिंदगी करनी शुरू करता है। ये सारा का सारा कांड कर लेने के बाद वो उसे उठाकर नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है और उसके हाथ पैरों को अलग कर देता है, उसके धड़ को अलग रख देता है। इसके साथ साथ वो उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू कर देता है, क्योंकि पहले ये जैसा कि बूचड़ खाने में भी काम कर चुका था। तो पुलिस ने आगे की पूछताछ शुरू की कि चलो ठीक है, तुमने उसे मार डाला, तुम्हें इस बात का शक होगा कि इसके पति पुलिस में हैं और हो सकता है ये बाद में जाकर कंप्लेंट कर दे। लेकिन नीचे बेसमेंट में जो वो इंसानी बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके अंदर काफी सारा नमक डाला गया था, उसका क्या कारण था? तब जाकर एंड्रियाज ने ये बात कही कि वो उसे खाने के लिए तैयार कर रहा था। आज से पहले भी वो काफी सारी महिलाओं का शिकार कर चुका है, जैसा कि आप लोग इस टाइम उस बेसमेंट से काफी सारी हड्डियों को बरामद कर रहे हैं। हाँ, वो एक नरभक्षी है और बीच बीच में काफी सारी महिलाओं का वो पहले भी कत्ल कर चुका था। वो उन सारी की सारी हड्डियों को ठिकाने लगाने के लिए अपने घर पर नीचे जो बेसमेंट है उसके अंदर पहले तो वो कंक्रीट डालकर उन सारी की सारी हड्डियों को ठिकाने लगाया करता था। लेकिन लगातार आगे से आगे इसके शिकार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब वो ये जो कंक्रीट वाला उसका काम था इससे वो ऊब जाता है और उसके बाद वो नॉर्मली खुदाई करके उन सारी की सारी बॉडी को वो नीचे डंप कर दिया करता था। उसके बाद मिट्टी से उन्हें भर देता। यहाँ पर कौन चेक करने के लिए आने वाला था? इस घटना से पहले तो किसी ने भी उसके ऊपर शक नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे कांड होते हैं तो इनके काफी सारे पड़ोसी सामने आते हैं जिनका कि ये कहना था कि उनको पहले से ही शक था कि जरूर इस बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काफी बार पहले
पहले भी इसे काफ़ी सारी और महिलाओं के साथ देखा गया है, लेकिन खास बात ये थी कि जिस भी महिला के साथ इसे आखिरी टाइम में देखा जाता वो महिला दोबारा कभी देखने में ही नहीं मिलती थी। पुलिस ऑफिसर्स जब जाकर उस बेसमेंट की अच्छे से तलाशी लेनी शुरू करते हैं तब वहां से उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। पुलिस ऑफिसर्स को वो सारे के सारे कंक्रीट मिल जाते हैं जो कि आखिरी टाइम में उसने ये बात कही थी कि उसने उन सारे के सारे कंक्रीट के अंदर उनकी हड्डियों को ठिकाने लगाया था। इसके अलावा पुलिस को इसी बेसमेंट से काफ़ी सारे ऐसे वीडियो और फोटो भी मिलते हैं जो कि आखिरी टाइम में इसने उन महिलाओं के बनाए थे जब वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मार रहा था, छोटे छोटे उनके हिस्से कर रहा था। ऐसी 28 वीडियो पुलिस के हाथ लगती हैं। पुलिस ने वो सारा का सारा कंक्रीट तोड़कर जितनी भी हड्डियां पुलिस बरामद कर सकती थी वो सारी की सारी फोरेंसिक टीम ने जाकर बरामद कर ली। और आखिरी टाइम में जो उसकी वहां पर डायरी मिली थी उससे यही बात पता चली कि इसने आज तक लगभग 17 से 18 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। सबसे पहले 2001 में इसने नोमोरा को अपना शिकार बनाया था, उसके बाद बेसिन को, उसके बाद फ्लोर विस्कंसन को, उसके बाद रूबेला को, और अभी भी उसने काफी सारी और महिलाओं को बाद में अपना शिकार बना लिया था, जिनके की बाद में पर्स हुए, कपड़े हुए, ज्वेलरी हुई, काफी सारी और भी चीजें उन महिलाओं की वहां से पुलिस ने बरामद की थी। जैसे ही पुलिस को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो आखिर में इसे जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये काफी सारे और कैदियों के पास रुकता है उन कैदियों ने ये बात पूछनी शुरू कर दी कि ये बंदा आखिरकार किस कांड के लिए यहाँ पर जेल के अंदर आया है। और जैसे ही इसके सेलमेट्स को ये बात पता चलती है कि ये बाहर लड़कियों को खाया करता था, काफी ज्यादा बेरहमी से मार लेने के बाद उसके बाद इसके सेलमेट्स को इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने इसे साफ साफ ये बात बोल दी थी कि बहुत जल्द वो लोग भी इसे बिल्कुल उसी तरीके से मार डालेंगे और उसके बाद इसके शरीर की बोटी बोटी वो लोग खा जाएंगे। लेकिन टाइम रहते पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है और उसके बाद उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि जहां पर बेसमेंट में इसने काफी सारी महिलाओं को मार रखा था वहां से महिलाओं के जितने भी अवशेष मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं जबकि एक दूसरी जगह भी ऐसी मौजूद है जहां पर इसने काफी सारी महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। और पुलिस उस जगह पर भी जाकर अपनी तहकीकात करनी शुरू कर देती है। और दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दोस्तों इस तरीके की स्टोरी सुनाकर मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना या फिर घबराहट में डालना नहीं है जबकि सचेत करना है, क्योंकि हम लोग भले ही अच्छे हों लेकिन जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके दिमाग में हमें कोई अंदाजा नहीं कि इस टाइम क्या कुछ चल रहा है और वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें और इस तरीके की स्टोरी से घबराए नहीं जबकि जानकारी लेकर थोड़े सचेत रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि पिछले काफी दिनों से खुल नहीं रहा था अब वो परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने हद से ज्यादा सेंसिटिव वीडियो डाल दी थी। तो अब अपनी केस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी की सारी वीडियो मैं एक टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को देने वाला हूँ, लेकिन डायरेक्टली वो वीडियो मैं उस चैनल पर नहीं डाल पाऊंगा। एक दो लिंक वगैरह हैं उनके ऊपर क्लिक करके आप वो सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक और नई स्टोरी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट संगीता सिंह को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।